यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग एंड वेलकम हो चुका है आप सब लोग का देयर ऑफ परमैन सीजन 2 के 10th एपिसोड के अंदर। तो गाइस आई नो कि बहुत टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं इसके एपिसोड्स नहीं आए भाई। और मैं दूसरे अलग अलग एनिमे के कंटेंट अपलोड कर रहा था अपने चैनल के ऊपर, और कुछ थोड़े फैमिली प्रॉब्लम्स भी थे, और इसलिए भाई ये स्टोरी सोचने को टाइम ही नहीं मिला मुझे। एंड सॉरी फॉर डैट कि भाई एपिसोड बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, लेकिन येस एपिसोड इज़ हियर, तो आप लोग देख सकते हैं अभी। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। Broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message, from the pain, speaking my lesson, from the brain, seeing the beauty through the. तो गाइज अभी आप लोग बहुत कुछ तो भूल गए होंगे, तो इसलिए मैं आपको लास्ट वाले एपिसोड का रिकैप दे देता हूँ, जिससे आपको स्टोरी में क्या चल रहा है एक्चुअली में समझ में आ जाएगा। तो लास्ट वाले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा कि परमैन एक अजीब से ही प्लैनेट के ऊपर लैंड कर जाता है, जहाँ पर परमैन देखता है कि उसके चारों तरफ ग्रीनरी है। तो तभी परमैन कहता है कि ये प्लैनेट ऐसा जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तो परमैन थोड़ा आगे ट्रैवल करने लगता है, और थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद परमैन को एक अबंडेंट जगह मिलती है, जहाँ पर पूरा एरिया तहस महस हो चुका है। तो परमैन को वहाँ पर एक पत्थर दिखाई देता है, जहाँ पर एंशियंट लैंग्वेज लिखी हुई है। तो परमैन तो ये सब कुछ पढ़ नहीं पाता, लेकिन उसके अंदर जो डीमन मौजूद है वो उस चीज़ को पढ़ पा रहा था। वो डीमन परमैन को सब कुछ बता देता है कि उस पत्थर के ऊपर क्या लिखा है, और यहाँ पर उस डीमन की असलियत भी पता चलती है कि वो डीमन एक्चुअली है कौन। तो वो डीमन परमैन से कहता है कि ये एक्चुअली बर्ड प्लैनेट है, मतलब कि ये एक पुराना बर्ड प्लैनेट है, एकदम एंशियंट टाइम का। और वो डीमन भी उसी प्लैनेट से बिलोंग करता है, यानी कि उसी एंशियंट टाइम से। और वो डीमन परमैन से ये भी कहता है कि यहाँ पर एक ही एंशियंट स्टोन नहीं था, यहाँ पर एक और स्टोन था जिसके ऊपर शायद से ये लिखा था काली शक्तियों को कैसे जगाया जा सकता है। और उन्हीं स्टोन्स के ऊपर उसी एंशियंट वेपन्स का लोकेशन भी बताया गया था। एक वेपन जो कि काली शक्तियों को ख़त्म कर सकता है, और एक वेपन जो कि काली शक्तियों को जिंदा कर सकता है। तो यहाँ से परमैन चले जाता है उसी एंशियंट वेपन की तलाश में, और जाते जाते उसे एक गाँव दिखता है, और वो वही गाँव था जिस गाँव में वही काली शक्तियों का हमला हुआ था। और ये वही टाइमलाइन है जिस टाइमलाइन में ये हमला होगा, और वो आदमी जो कि फ्यूचर से आएगा, और यहाँ पर परमैन सेट का आविष्कार होगा। परमैन वो हमला अपनी आंखों से देखता है, और वो डीमन जो कि परमैन के अंदर है उसको वो आदमी की झलक दिखाई देती है जो कि इन काली शक्तियों के पीछे है, जिसने इन काली शक्तियों को जगाया है। और इस आदमी के पास ही वो वेपन है जिसकी मदद से उसने इन काली शक्तियों को जगाया है। और हैरानी की बात यह है कि वो आदमी भी फ्यूचर से आया था इन काली शक्तियों को जगाने। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन वापस से चले जाता है उस एंशिएंट वेपन की तलाश में जो कि इन काली शक्तियों को ख़त्म करेगी। और अब आगे तो परमैन को ट्रैवल किए एक और वीक हो जाता है, और परमैन को जिस लोकेशन पर पहुंचना है वो लोकेशन है प्लैनेट की दूसरी ओर। और ऐसे ही परमैन को ट्रैवल करते हुए 2 वीक हो जाते हैं, और फाइनली परमैन उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जिस लोकेशन पर वो एंशिएंट वेपन मौजूद है। लेकिन जैसे ही परमैन वहाँ पर पहुँचता है वो देखता है कि उसके चारों ओर बस पहाड़ी है, और उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो इसके बाद वो डीमन परमैन से कहता है कि वो जगह ऐसे खुले में नहीं रहेगी, यहाँ पर किधर तो एक सीक्रेट लॉक वगैरह रहेगा जिसकी मदद से उस सीक्रेट लोकेशन को खोल सकते हैं। अभी वो जगह तो मुझे नहीं पता, वो तो तुम्हें ही ढूंढनी पड़ेगी। तो परमैन उस जगह को ढूंढने लगता है, लेकिन ढूंढते ढूंढते उसको 2 दिन निकल जाते हैं, लेकिन तभी भी परमैन को वो जगह नहीं मिलती। तो परमैन वो जगह ढूंढते ढूंढते थक जाता है, इसलिए वो चलते चलते एक सीधी चट्टान के पास चले जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। और थोड़ा आराम करने के बाद उसको अचानक से कुछ तो फील होता है कि उस चट्टान के पीछे कुछ ना कुछ तो है। तो परमैन उस सीधी चट्टान को पूरा चेक करने लगता है, और पूरा चेक करने के बाद परमैन को उसी चट्टान के बीचों बीच एक छेद मिलता है जो कि एक लॉक जैसा था। तो तभी परमैन कहता है कि पूरे दीवार पे बस यहाँ पर ही छेद क्यों है। तो तभी वो डीमन परमैन से कहता है कि अरे पागल, यही तो वो जगह है। तो अभी ये अगर लॉक है तो इसकी चाबी कहाँ पर है। एक सेकेंड परमैन, तुम्हारा लॉकेट इसी शेप का है क्या। तो परमैन जैसे ही अपना लॉकेट की तरफ देखता है वो कहता है कि अरे हाँ, ये तो उसी शेप का है। तो तभी वो डीमन परमैन से कहता है कि शायद ये लॉकेट ही इस जगह की चाबी है, लेकिन इस लॉकेट के अंदर तो मैं सील था, लेकिन मुझे इस लॉकेट के अंदर सील क्यों किया गया था। मुझे लग रहा है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न हो सकता है। तो तभी परमैन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जल्दी से मैं इस लॉकेट को यहाँ पर फिट कर देता हूँ, देखते क्या होता है। तो जैसे ही परमैन उस लॉकेट को उस लॉक में फिट कर देता है तो तभी वो चट्टान हिलने लगती है और वो जगह खुलने लगती है। और जैसे ही वो जगह पूरी खुल जाती है परमैन देखता है कि उसके सामने ही वो वेपन पड़ा है। तो जैसे ही वो अंदर जाता है उस वेपन के पास, उस वेपन को देख के परमैन कहता है कि ये वेपन है। तो तभी वो परमैन के अंदर जो डीमन है वो भी कहता है कि ये वेपन है। तो तभी परमैन कहता है कि ये तो एक क्रिस्टल है, शायद मेरे लॉकेट में भी ऐसे ही क्रिस्टल्स है, ये है क्या, इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो तभी वो डीमन कहता है कि देखो, इस चीज़ के बारे में तो कोई भी आइडिया नहीं है, इस क्रिस्टल को ले लो अभी,
इसे कैसे यूज़ करते हैं हम लोग बाद में देखेंगे। तो जैसे ही परमैन उस क्रिस्टल को लेता है तो तभी वहाँ की ज़मीन हिलने लगती है और पत्थर गिरने लगते हैं। तो जल्दी से परमैन वहाँ से बाहर आ जाता है और विद इन अ सेकेंड वो जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो तभी परमैन कहता है कि अब क्या करे, ये क्रिस्टल तो ले लिया लेकिन इसे यूज़ कैसे करते हैं मुझे तो नहीं पता। तो जैसे ही परमैन उस जगह से निकलने वाला होता है तो तभी परमैन को एक परछाई दिखाई देती है और वो परछाई एक इंसान की थी। तो तभी परमैन मन में ही कहता है कि शायद हमारी कोई तो जासूसी कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तो तभी वो डीमन कहता है कि परमैन तुम्हें कुछ दिखा। तो तभी परमैन कहता है कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो हमारी जासूसी कर रहा है। तो जैसे ही परमैन थोड़ा आगे जाके वापस पीछे मुड़ता है तो तभी वो देखता है वहाँ पर एक आदमी है। तो परमैन जल्दी से उड़ते उसके पास चले जाता है और तभी वो आदमी डर के भागने लगता है। तो तभी परमैन कहता है कि भागो मत, रुको, कौन हो तुम। वो आदमी कोई भी जवाब नहीं देता और बस भागते रहता है। तो जल्दी से परमैन अपनी स्पीड को बढ़ाता है और उसके पास चले जाता है और उसको पकड़ लेता है। और जैसे ही परमैन उस आदमी को पकड़ता है वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो तभी वो डीमन परमैन से कहता है कि अरे यही तो आदमी है जिसने मुझे सील किया था। तो तभी परमैन कहता है कि अरे ये तो वो आदमी है जिसने मुझे ये लॉकेट दिया था। तो तभी वो डीमन परमैन से कहता है कि इससे पूछो कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो तभी परमैन कहता है कि एक सेकेंड, तुम यहाँ पर आए कैसे? तुम तो बर्ड प्लैट पे थे और वो अलग टाइमलाइन है और ये अलग टाइमलाइन है। तुम असलियत में हो कौन और यहाँ पर कर क्या रहे हो? तो तभी वो आदमी हंसते हुए कहता है कि मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ, जैसे होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। तुम वही बच्चे हो जिसको मैंने ये लॉकेट दिया था। टेंशन मत लो, तुम जो सोच रहे हो वो मैं नहीं हूँ। एक सेकेंड, तुम बहुत पुराने टाइमलाइन से हो, तुम करना क्या चाहते हो आखिर? तो तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि देखो, मुझे तुम्हारे अंदर एक ऐसी काबिलियत मिली जो कि इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकती है, इसलिए तो मैंने तुम्हें ये लॉकेट दिया। तो तभी वो डीमन परमैन से कहता है कि तुम्हें पता है ना परमैन, इसने ही मुझे सील किया था उस लॉकेट के अंदर। तो तभी परमैन उस बूढ़े आदमी से कहता है कि आखिर इस लॉकेट में ये खतरनाक चीज़ कर क्या रही थी। तो तभी वो आदमी कहता है कि अच्छा, तुमने वो कंट्रोल कर लिया, मुझे लगा कि तुम उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। मुझे पता है उसके अंदर एक डीमन सील था। परमैन, ये कोई डीमन नहीं है, ये एक चाबी है जिसकी मदद से सारे डीमंस को खत्म किया जा सकता है। तो तभी वो डीमन परमैन से कहता है कि मैं कोई चाबी नहीं हूँ, मैं इसी वक्त इस बूढ़े आदमी को खत्म कर दूंगा अगर इसने ज्यादा कुछ बोला तो। तुम्हें पता है मैं यहाँ पर कितने सालों से बंद पड़ा हूँ। तो तभी परमैन उस डीमन से कहता है कि तुम रुको जरा, मैं इससे बात करता हूँ। तो जैसे ही परमैन उस बूढ़े आदमी से कुछ पूछने वाला होता है तो तभी वो बूढ़ा आदमी परमैन से कहता है कि वो चाबी तुमसे कुछ तो बोल रही थी ना। तो तभी वो डीमन जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो तभी वो आदमी कहता है कि तुम इतना गुस्सा मत करो, तुम्हें सारी चीजें पता चल जाएगी एक बार तुम्हारी ये ट्रेनिंग खत्म हो जाए। तो तभी परमैन कहता है कि ट्रेनिंग? कैसी ट्रेनिंग? तो तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि देखो परमैन, तुम्हारे पास बस 5 साल है और इन 5 सालों में तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रांग बनना है कि तुम्हें जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि ये होगी लास्ट वॉर। इसके बाद सारे टाइमलाइंस ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अगर टाइम को ठीक करना है तो तुम्हें पता है परमैन उसके लिए क्या चीजें लगेगी, जो कि तुम्हारे पास वो एंशिएंट वेपन ऑलरेडी है। तुम्हें नहीं पता ना उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक और एंशिएंट वेपन था, तुम्हें पता है, और वही तो एक चीज है जो कि एक आदमी ने चुराई है और इन सारे डीमंस को जगाने के पीछे वही आदमी है। वो एंशिएंट वेपन यानी कि एक डायमेंशन स्वॉर्ड है। उस स्वॉर्ड में एक लोकेशन है जहाँ पर इस क्रिस्टल को फिट करके हम लोग हर एक चीज को रिवर्स कर सकते हैं, जिसकी मदद से सारे डीमंस गायब हो जाएंगे और वो आदमी ठीक 5 साल बाद बर्ड प्लैट पर आएगा। तो तभी परमैन उस बूढ़े आदमी से कहता है कि एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि वो आदमी 5 साल बाद ही आएगा? परमैन, मैंने तुम्हें बोला है, मैंने टाइम ट्रैवल किया है, मुझे तुम्हारी पिछले 5 टाइमलाइन की पॉसिबिलिटी पता है। तुम पिछले 5 के 5 टाइमलाइन में मारे जा चुके हो और ये तुम्हारा लास्ट टाइमलाइन है जो कि 6th टाइमलाइन है, और इसमें अगर तुम मर गए तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस आदमी ने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुम अगर ये चीजें सुनोगे तो तुम हैरान हो जाओगे। तो तभी परमैन कहता है कि ऐसा क्या हुआ है लेकिन? तो तभी वो आदमी कहता है कि परमैन, तुम्हारे पिछले 5 टाइमलाइन खत्म हो चुके हैं, लेकिन उस आदमी ने तुम्हारे फ्यूचर के 5 टाइमलाइन को भी खत्म कर दिया। मतलब कि यही एक ऐसा टाइमलाइन बचा है जिसमें तुम जिंदा हो। अगर तुम इस टाइमलाइन में भी मर गए तो मैं भी नहीं बचूंगा, क्योंकि वो आदमी मेरे पीछे भी पड़ा है मुझे खत्म करने के लिए, क्योंकि उसको पता है मैंने भी टाइम ट्रैवल किया है। और मैन, तुम्हें जीतना ही होगा। इन 5 सालों में तुम्हें इतना स्ट्रांग बनना है कि तुम्हें कोई मार ना सके। क्या तुम तैयार हो परमैन ट्रेनिंग करने के लिए? तो तभी वो डीमन परमैन से कहता है कि परमैन, मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे इस बूढ़े आदमी पर अभी भरोसा होने लगा है। शायद से मेरा भी इसमें हाथ है इन सारी चीजों को ठीक करने में। परमैन, मैं तुम्हें इस ट्रेनिंग में मदद करूंगा। इन 5 सालों में तुम्हें इतना स्ट्रांग बनना है कि तुम्हें जीतना ही होगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन की 5 साल की ट्रेनिंग शुरू होती है और इन्हीं 5 सालों में परमैन बहुत मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरता है, जिसमें परमैन की पूरी हालत खराब
हो जाती है। तो परमैन की यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। तो परमैन इस टाइमलाइन में तो ट्रेन हो रहा है, लेकिन ओरिजिनल टाइमलाइन में क्या चल रहा है? तो ओरिजिनल टाइमलाइन में हम लोग देखते हैं कि बर्ड प्लैनेट पर पूरा का पूरा माहौल चेंज हो चुका है। जो नेचुरल माहौल था खुशी से भरा हुआ, वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, क्योंकि जो डुप्लीकेट बर्डमैन है, जिसको एक्चुअली हीरोमा ने बनाया था डीमन पावर्स की हेल्प से। हीरोमा वो आदमी है जिसने ओरिजिनल बर्डमैन और वो आदमी जिसने परमैन का रूप ले रखा है, जो कि फ्यूचर से आया था, उन दोनों को पकड़ कर रखा है डीमंस के डायमेंशन में। तो यहाँ पर बर्ड प्लैनेट पे उस डुप्लीकेट बर्डमैन ने पूरा का पूरा कंट्रोल ले रखा है। बाकी सारे परमैन्स को यही लग रहा है कि ये ओरिजिनल बर्डमैन है, बट यहाँ पर इचिरो और ब्लैक परमैन को पूरी रियलिटी पता है, ये असली बर्डमैन नहीं है। तो ब्लैक परमैन इचिरो से कहता है कि देखो इचिरो, बर्डमैन अभी तक वापस नहीं आया है, यानी कि कुछ ना कुछ तो बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। तो तभी इचिरो ब्लैक परमैन से कहता है कि आखिर बर्डमैन गए कहाँ पर है? तो तभी ब्लैक परमैन मन में ही कहता है कि मैं अब क्या करूँ, इसे बताओ या फिर ना बताओ, थोड़ा रिस्क है, बट ये अकेला ही है जिसको इन सारी चीज़ों के बारे में मालूम है। छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इसे बता देता हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि ब्लैक परमैन इचिरो को सब कुछ बता देता है। बर्डमैन और वो आदमी डायमेंशन स्टोन ढूंढने गए हैं। तो तभी इचिरो कहता है कि डायमेंशन स्टोन, ये क्या है? तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि देखो इचिरो, डायमेंशन स्टोन एक ऐसा क्रिस्टल है जिसकी मदद से तुम डायमेंशन थ्रू किसकी भी लोकेशन निकाल सकते हो। लेकिन वो डायमेंशन स्टोन मिलने से पहले ही यहाँ पर परमैन आ गया और ये सब कुछ हो गया। और उन्होंने बस जाते जाते एक चीज़ बोली कि अगर हम वापस नहीं आए तो तुम सब संभाल लेना। बट मैं ये ग्रैंड बर्डमैन को भी बता नहीं सकता, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बर्डमैन इधर ही है, हालांकि ये रियल बर्डमैन नहीं है। और ये सारी चीज़ें बस मैं तुम्हें ही बता सकता हूँ, क्योंकि तुमने ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी है। तो अब सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी चीज़ बताने जा रहा हूँ, बट प्लीज़ तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी है। तो तभी इचिरो कहता है कि कौन सी बात, क्या छुपा रहे हो तुम? तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि बर्डमैन अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है, मैंने सारा सीन संभाल लिया था उस टाइम, जो मुझे बोला गया था। तो तभी इचिरो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या परमैन जिंदा है? तो तभी ब्लैक परमैन कहते हैं कि हाँ वो जिंदा है, बट हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर है। देखो, जहाँ तक मुझे पता है परमैन को यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत साल बीत जाएंगे, लेकिन वो ज़रूर वापस आएगा, क्योंकि मैंने उसके केप में एक लेटर लिखा है। अगर उसने नोटिस किया तो उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मैंने उसके बॉडी में एक डिवाइस भी लगा दिया है, जिसकी मदद से हमें ये पता चल जाएगी कि वो जिंदा भी है या फिर नहीं है। और हम उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकते थे, बट लेकिन वो अचानक से इस यूनिवर्स से ही गायब हो चुका है। लेकिन अगर वो इस यूनिवर्स में रहता तो हमें उसकी लोकेशन मिल जाती, बट यहाँ पर उसकी लोकेशन नहीं मिल रही है। मतलब कि एक तो वो दूसरे डायमेंशन में जा चुका है। मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, अगर वैसे हुआ भी रहेगा तो वैसे हमें वेट करने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। अभी ये सब कुछ छोड़ो, मुझे एक बात बताओ इचिरो, तुम्हारे पापा मम्मी क्या कर रहे हैं अभी? तो तभी इचिरो कहता है कि वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरा भाई अभी भी जिंदा है। हमारे प्लेनेट पर जो हमला हुआ था, उस हमले से पहले ही वो गायब हो चुका था। मैंने उसे बहुत ढूंढने की ट्राई की, लेकिन वो मिला नहीं, और मुझे यकीन है कि वो जिंदा है, कहीं पर तो वो होगा। मुझे बस अपना भाई चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, ताकि मैं पूरे यूनिवर्स में उसे ढूंढ सकूँ। तो तभी ब्लैक परमैन कहते हैं कि ओह ये बात है क्या, चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे भाई को ढूंढने में। वैसे अगर वो अलग डायमेंशन में है तो हमें डायमेंशन स्टोन ही लगेगा, बट अगर वो इस डायमेंशन में है तो हम लोग उसे ढूंढ सकते हैं। मैं एक डिवाइस बनाऊंगा, बट किसी भी तरीके से इस आदमी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीन कट होकर अर्थ पे चले जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पाको और बुबी उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। पायन को हम लोग कैसे वापस लाएंगे, वो तो अलग ही डायमेंशन में चला गया है, और ऊपर से परमैन भी खतरे में है। तो तभी पाको कहते हैं कि मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? तो बुबी उसी के लैंग्वेज में पाको से कहता है कि अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, भलाई इसी में है कि हमें पृथ्वी की रक्षा करनी पड़ेगी, क्या पता कोई दूसरा हमला हो जाए। तो इसके बाद पाको कहते कि हाँ तुमने ठीक कहा, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, हमें किसी को तो हेल्प चाहिए जिसकी मदद से हम डायमेंशंस थ्रू ट्रैवल कर सके। बट यहाँ पर कोई भी नहीं है, और कोई भरोसा भी नहीं करेगा कि ये सब कुछ हुआ है। तो इसके बाद हम लोग देखते कि बोबी और पाको अपने अपने घर चले जाते हैं। तो जैसे ही पाको घर पे पहुंचती है और फ्रेश हो जाती है, पाको के घर की डोर बेल बजती है, और जैसे ही पाको अपने घर का दरवाजा खोलती है तो हम लोग देखते कि वहाँ पर मित्सुओ का रोबोट आया हुआ रहता है। तो तभी मित्सुओ का रोबोट कहता है कि मैं अंदर आऊँ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मित्सुओ का रोबोट सुमिरे से कहता है कि देखो तुम टेंशन मत लो, परमैन ठीक ही होगा, उसे कुछ नहीं होगा, अभी तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, तुम्हें एक बड़ी सुपरस्टार बनना है ना। परमैन जब पृथ्वी पे आएगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा तुम्हें देख के, तो टेंशन तो बिल्कुल मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। तो तभी सुमिरे कहते हैं कि थैंक यू सो मच रोबोट, तुम पक्का जेरोक्स कॉपी हो मित्सुओ की, थैंक यू सो मच, मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद हम लोग देखते कि यहाँ पर सीन कट हो जाता है, और 5 साल बाद
सारे लोग बड़े हो चुके हैं। ब्लैक परमैन ने जो डिवाइस बनाया था इचिरो के भाई को ढूंढने के लिए, वो एक्चुअली फेल हो गया। इचिरो का भाई एक्चुअली इस डायमेंशन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा और पृथ्वी पर सुमिरे भी एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बन चुकी है। तो इसके बाद यहाँ पर सीन कट होकर हम लोग देखते हैं कि दूसरे टाइमलाइन में परमैन की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। परमैन का पूरा कैरेक्टर डेवलप हो चुका है। तो तभी परमैन कहता है कि ओ नो, ये क्या हो गया मुझे इतने सालों में, ये मैं हूँ, ये लिटरली मैं हूँ। मुझे इतना पावरफुल फील आज तक नहीं हुआ और मेरे हेलमेट के बिना मुझे इतना ज्यादा पावरफुल फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं एक पंच में पूरे पहाड़ को गिरा सकता हूँ। और इसके बाद परमैन उस डीमन से कहता है कि और तुम्हारा क्या हाल है मेरे दोस्त। तो तभी वो डीमन कहता है कि आखिर तुम्हारे बॉडी को ट्रेन कौन कर रहा था। तो भी परमैन कहता है कि हाँ ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेट्स गो, टाइम आ चुका है पूरी दुनिया को बचाने का। तो गाइस, अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आई नो कि भाई ये वीडियो लेट है, उसके लिए माफ कर दो भाई, लेकिन अगर जेन्युइनली वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, इस चैनल पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है जो कि 90 डेज के अंदर खत्म होने वाली है, लेकिन बैकअप के लिए मैंने ये सेकंड चैनल बना लिया है। जल्दी से इस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ताकि भाई आपसे मैं कनेक्टेड रहूं। भाई मैं आपको खोना नहीं चाहता यार, पहली बात, बहुत मेहनत से भाई इधर तक पहुंचा हूं। तो यस भाई, जल्दी से सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वाले एपिसोड्स के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।